नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और सभी नेपाली लोग कहते थे कि हमारा जो नेता है वो भारत की गुलामी करते हैं। अब कभी भी आप ऐसा मत कहना कि हमारे नेता भारत की गुलामी करते हैं, क्योंकि नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। आपने गहराई से नहीं सोचा होगा। अगर आप गहराई से देखेंगे तो नेपाल में होता क्या था पहले कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता था उसे तुरंत भारत जाना पड़ता था प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन ये परंपरा नेपाल में खत्म हो चुकी और अब कह सकते हैं कि नेपाल पूरी तरीके से एक सोवरेंट मुल्क बन चुका है, यानी सार्वभौम सत्ता संपन्न देश। हालांकि नेपाल पहले भी सार्वभौम सत्ता संपन्न देश था, लेकिन नेपाल में जब कोई प्रधानमंत्री बनता था तो उसे भारत जाना पड़ता था। पहले ये परंपरा बहुत साल से चली आ रही थी, लेकिन इस बार ये परंपरा पूरी तरीके से टूट गई। अब चाहे भारत ने इसे तोड़ा हो चाहे नेपाल ने इसे तोड़ा हो, ये आगे वीडियो में हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि ओली जी प्रधानमंत्री बनते हैं और वो आरजू राणा को विदेश भारत में भेजते हैं कि भारत की तरफ से ओली जी के लिए निमंत्रण भेजा जाए। लेकिन भारत ने ओली जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि भारत भी इस परंपरा को तोड़ना चाहता है। क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि नेपाल में जो भारत के विश्लेषक लोग बैठे हैं वो भारत सरकार को खबर देते हैं कि जब नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनता है वो तुरंत भारत जाता है, तो इससे नेपाल की जनता नाराज होती है। तो भारत स्वयं इस परंपरा को तोड़ना चाहता है और नेपाल भी इस परंपरा को तोड़ना चाहता है। हालांकि पुष्प कमल दहल जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला दौरा चीन का हुआ था, यानी ये परंपरा पुष्प कमल दहल ने तोड़ दी थी। फिर भी ये परंपरा नहीं टूटी, लेकिन अब ये परंपरा टूट चुकी है। ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई पहले ये भी जान लीजिए। नेपाल जब भारत जब आजाद होता है 1947 के बाद, उसके बाद नेपाल में जो प्रधानमंत्री बनते हैं, नेपाल के जो राजा थे वो चाहते थे कि भारत और नेपाल के संबंध अच्छे रहें। नेपाल के जो राजा थे वो चाहते थे कि भारत हमारी मदद करे। हालांकि विकास में भारत ने काफी मदद की नेपाल की, और 1951 से ही भारत नेपाल को अनुदान दे रहा है हर साल। यानी भारत में जब बजट पेश होता है तो नेपाल के लिए अनुदान स्वरूप बजट मिलता है 1951 से ही, और आज भी मिल रहा है। इस साल 11 खरब रुपए का, माफ कीजिए 11 अरब रुपए का बजट नेपाल के लिए दिया गया अनुदान स्वरूप। यानी ये 1951 से ही मिल रहा है नेपाल को। लेकिन कांग्रेस ने विकास में नेपाल की मदद तो जरूर की, भारतीय कांग्रेस ने, लेकिन नेपाल को पूरी तरीके से अपने पक्ष में रखने में भारतीय कांग्रेस सफल नहीं हुई। हालांकि इसका दोष मैं भारतीय कांग्रेस को ही देता हूं, नेपाल को नहीं दे सकते, क्योंकि नेपाली किंग चाहते थे कि भारत के साथ में अच्छे संबंध बना के हम रहें। लेकिन भारतीय कांग्रेस कौन थी? भारतीय कांग्रेस तो नाम था कांग्रेस, थी वो कम्युनिस्ट, यानी मुसलमानों का समर्थन करना, सोवियत संघ रूस का समर्थन करना और यहां तक कि चाइना का समर्थन करना। हालांकि चाइना का समर्थन 1962 के बाद बंद हो गया, लेकिन कम्युनिस्टों का समर्थन तो किया ही है भारतीय कांग्रेस ने, और हिंदुओं की बातें नहीं सुनी। तो नेपाल भी तो हिंदू कंट्री था, इस कारण भारतीय कांग्रेस ने नेपाल की भी बातें नहीं सुनी, जिससे नेपाल को मजबूर होकर अमेरिका के पक्ष में जाना पड़ा। भारत में जो नेपाल में प्रधानमंत्री बनेगा वो पहले भारत जाएगा। ये परंपरा नेपाली राजा ने शुरू करवाई थी। कारण ये था कि नेपाली जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल को चलाते थे, और नेपाली राजा चाहते थे कि भाई नेपाल में जो प्रधानमंत्री हो वो भारत जाए, भारत के संपर्क में रह के नेपाल का विकास करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में जो प्रधानमंत्री बने वो कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में ज्यादा चले गए। यानी नेपाली कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस ये हमेशा से ही दुश्मन रही है। कारण नेपाली कांग्रेस जो वो अमेरिकावादी पार्टी थी और भारतीय कांग्रेस सोवियत संघ यानी रूसवादी पार्टी थी।
इसलिए इन दोनों में हमेशा टेंशन होता रहा और इस कारण नेपाली राजा हमेशा परेशानी में फंसे रहे। वो नेपाल को पूरी तरीके से भारत के नजदीक नहीं ला पाए, कारण नेपाल की कांग्रेस पार्टी हमेशा अमेरिकावादी पार्टी रही है, इस कारण। दूसरा, भारतीय कांग्रेस जो थी वो अमेरिका की कट्टर विरोधी थी और मुसलमानों की कट्टर समर्थक थी। इस कारण भी नेपाली राजा की बात नहीं बन पाई, नहीं जम पाई भारतीय कांग्रेस के साथ में। लेकिन नेपाल ने हमेशा चाहा कि भाई भारत के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करके ही रहेंगे और ये परंपरा तभी से लागू हुई, यानी जैसे ही नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत जाएगा और भारत सरकार के साथ में मिलकर काम करेगा नेपाल के विकास के लिए। कुछ विकास जरूर हुआ है भारत द्वारा नेपाल में, एयरपोर्ट बनवाना, अस्पतालें बनाना, स्कूल बनवाना, सड़कें बनाना, बहुत सारे काम भारतीय कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन नेपाली राजा और भारतीय कांग्रेस कभी मिलकर नहीं रहे। नेपाली राजा ने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, इस कारण अपने प्रधानमंत्रियों को हमेशा भारत यात्रा पर भेजते रहे हैं नेपाल के किंग, चाहे वो महेंद्र हो, चाहे वीरेंद्र हो, चाहे ज्ञानेंद्र हो। तो दोस्तों अब वो परंपरा पूरी तरीके से टूट गई है। अब नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री बने तो जरूरी नहीं कि उसे भारत जाना है। हाँ, कोई पार्टी ये सोच सकती है कि भारत से अच्छे संबंध रखना नेपाल के लिए, नेपाल के विकास के लिए फायदेमंद है, तब वो भारत यात्रा करे तो वो अलग बात है। लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है कि नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बने और पहले उसे भारत जाना है। इस बार ओली जी भी भारत नहीं गए, तो नेपाली मीडिया का मानना है कि भारत ने इनवाइट नहीं किया ओली जी को, इस कारण ओली जी जो है अब चाइना जा रहे हैं। जो कुछ भी हो, लेकिन ये परंपरा पूरी तरीके से टूट गई है कि नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनेगा और उसे पहले भारत यात्रा करना पड़ेगी। तो ये परंपरा पूरी तरीके से टूट गई। अब आप लोग कभी भी नहीं कहना कि हमारे नेता भारत के गुलाम हैं। मैं नेपाल की सोशल मीडिया देखता हूं, उसमें कमेंट देखता हूं, तो नेपाल की जनता यही कहती है कि हमारे नेता भारत के गुलाम हैं। दोस्तों ये 100% गलत बात है। भारत का प्रभाव नेपाल में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। सबसे ज्यादा नेपाल में चाइना का प्रभाव है, लगभग 70%, और उसके बाद क्रिश्चियन जो एनजीओज है नेपाल में उनका प्रभाव है। भारत का प्रभाव 2-4-5% ही है। आप खुद ही देख लो, आप किसी भी नेता को सोशल मीडिया पे या सार्वजनिक मंचों पर स्पीच करते हुए नहीं देख सकते जो भारत का पक्ष लेता हो। ऐसी कोई मीडिया नहीं है नेपाल में जो भारत का पक्ष लेती हो। यानी नेपाल के नेता चाइना के पक्ष में बोलते हैं, नेपाल की मीडिया चाइना के पक्ष में बोलती है, और इससे लगता है कि नेपाल में भारत का प्रभाव लगभग समाप्त होने जा रहा है और आने वाले कुछ साल में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। नेपाल पहले से ही सोवरेन कंट्री था, एक सार्वभौम सत्ता संपन्न देश था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय हस्तक्षेप जरूर था। अब वो पूरी तरीके से समाप्त होने की ओर आगे बढ़ गया। यानी अब नेपाल में भारत का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चलेगा, जो चलेगा चाइना का ही चलेगा। धन्यवाद।